everyone, this video is the part of our premium content. अगर आप इकोनॉमिक्स से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बी इट एकेडमिक्स बी इट कॉम्पिटिटिव, चाहे आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहे हैं या एमए कर रहे हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से, यूजीसी नेट, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, इन सब कोर्सेज की प्रिपरेशन आप हमारे ऐप के साथ कर सकते हैं. फॉर मोर डिटेल चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. हमारे जो ऐप है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. For more free content, you can download the app or you can directly WhatsApp at the given number below and enjoy the lecture. लेट्स से डिमांड के हम शुरू कर रहे हैं, तो डिमांड क्या है वो हमको समझना है, लेकिन उससे पहले एक बेसिक सी बात समझते हैं. डिमांड, डिजायर, वांट. डिजायर, वांट, डिमांड, ये तीन शब्द जो है वो आपने सुने होंगे. इंग्लिश के शब्द हैं. पहला शब्द है डिजायर, दूसरा शब्द है वांट, तीसरा शब्द है डिमांड. ठीक है. आई वॉन्ट ए कार, आई डिजायर टू हैव ए कार एंड आई डिमांड ए कार. क्या ये तीनों चीजें सुनने में एक जैसी लग रही है? अगर हम इंग्लिश की बात करें या जब हम अपनी विश को एक्सप्रेस करने की बात करें तो हम इनको नो डाउट इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं. मैं बोल सकती हूँ आई डिजायर टू हैव ए कार एंड आई वॉन्ट टू हैव ए कार. इट विल नॉट इम्पैक्ट दैट मच. लेकिन जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं या जब हम इकोनॉमिक्स में डेफिनेशंस की बात करते हैं, these three terms have completely different connotations. आप उनको इंटरचेंज यूज नहीं कर सकते हैं, आप उनको इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं. डिजायर, डिमांड एंड वांट आर कंप्लीटली डिफरेंट एलिमेंट्स. ठीक है. नाउ मैम आपने ये तो बता दिया कि डिजायर अलग है, वांट अलग है, कमोडिटी अलग है, बट ये भी तो बताइए कि क्या अलग है. बिल्कुल बताएंगे. डिजायर का मतलब है कि मेरी एक इच्छा है. ठीक है. मेयर विश टू हैव ए कमोडिटी, मेयर विश टू हैव कमोडिटी, यानी कि लेट्स से किसी की अर्निंग जो है वो 1 लाख रुपीज है और वो कहे मेरे को लंबोर्गिनी खरीदनी है. ठीक है. तो इंसान ख्याली पुलाव तो कुछ भी पका सकता है. तो जब हम ये कहते हैं बिना अपनी परचेजिंग पावर देखे, बिना अपनी विलिंगनेस देखे, कुछ भी देखे, मुझे बस चाहिए, दैट इज नोन एज द डिजायर. मेरे को चांद पे घर बनाना है, ठीक है बना लो. खैर वो तो प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है. लेट्स से मेरे को लंबोर्गिनी, लेट्स स्टिक टू दिस एग्जांपल कि मेरे को लंबोर्गिनी चाहिए. ठीक है. आपको लंबोर्गिनी चाहिए, आपकी कैपेसिटी है या नहीं, आपके पास पैसा है या नहीं, वो मैटर ही नहीं करता, चाहिए तो चाहिए. दैट इज ए डिजायर. डिजायर के बाद हमको डील करना है वांट. डिजायर के बाद हम ये जानना चाहते हैं कि व्हाट इज वांट. तो वांट क्या है बेटा? डिजायर तो है ही कि मेरे को लंबोर्गिनी चाहिए, डिजायर तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है. आई हैव अ डिजायर. लेकिन साथ में मेरे पास एबिलिटी भी है. आई एम पैक्ड बाय एबिलिटी. ठीक है. मेरे पास एबिलिटी भी है. ठीक है. और मेरे पास विलिंगनेस भी है सेटिस्फाई करने की, प्लस विलिंगनेस टू सेटिस्फाई इट. क्या समझे? डिजायर में क्या था? मेरे को लंबोर्गिनी चाहिए, आगे पीछे क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास परचेजिंग पावर है या नहीं फर्क नहीं पड़ता, मैं उसके लिए खर्च करना चाहता हूं या नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता. ठीक है. वांट में क्या है? वांट में आपके पास डिजायर तो है. ठीक है. डिजायर में आपके पास बैक्ड बाय एबिलिटी आ गई, यानी कि आपके पास कैपेसिटी, आपके पास एबिलिटी, आपकी इतनी औकात है कि आप उसको पे कर सकते हैं, और फिर आप उसको पे करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए विलिंग भी है, इच्छुक भी है. जैसे अगर 1 लाख रुपए की सैलरी है तो आप लंबोर्गिनी अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन किसी दिन आपकी लॉटरी लग जाए, और अगर आपकी लॉटरी लग गई तो लॉटरी लगने के बाद में यू गॉट लेट्स से 4 करोड़ रुपीस.
Now you have capabilities, now you have ability to pay for the Lamborghini. ठीक है, अब तुम्हारी जेब में पैसा भी है Lamborghini को पे करने के लिए और तुम्हारी इच्छा भी है, तुम उसको पूरा करना भी चाहते हो। ठीक है, 4 करोड़ की लॉटरी के साथ में आप उसको वो पैसा खर्च भी करना चाहते हैं। केवल पैसे होने से मतलब नहीं है, हम उसको खर्च करने के लिए विलिंग भी हूं। ठीक है, समझ में आ गया मैम कि डिजायर आपने बोल दिया कि मेरे को बस एक कॉमोडिटी की इच्छा है, विश है, आई वांट टू हैव इट। ठीक है, वांट में क्या है कि मेरे को इच्छा भी है, मेरे पास कैपेसिटी भी है, ठीक है, एबिलिटी भी है और साथ में मैं उस पे खर्च करने के लिए इच्छुक भी हूं। ठीक है, समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो डिमांड है वो क्या है मैम? डिजायर हो गया, वांट हो गया, डिमांड हो गया। देखिए, डिमांड इज एन एक्सटेंशन ऑफ वांट। वांट में क्या था? डिजायर था, बैक्ड बाय एबिलिटी था, विलिंगनेस टू सेटिस्फाई था। अब अगर हम इसमें 2 कंपोनेंट्स और ऐड कर दें तो दैट विल बी डिमांड। अब आप मुझसे पूछोगे कि मैम वो 2 कंपोनेंट्स क्या है, हमको क्या ऐड करना है? तो बेटा मैं आपको बोलूंगी कि मैं आपको सिंपल सी भाषा में बोलूंगी कि आपको सिर्फ 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऐड करनी है, दैट विल बिकम द डिमांड। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज डिमांड इज ऑलवेज डिफाइंड विद रेफरेंस टू द प्राइस। ठीक है, डिमांड को हम हमेशा विद रेफरेंस टू प्राइस रेफर करेंगे। ठीक है, विद रेफरेंस टू प्राइस से क्या मतलब है? डिमांड को हम प्राइस के रेफरेंस में डिफाइन करेंगे, इस बात का क्या मतलब है? यानी कि अगर हमारा प्राइस चेंज होगा तो डिमांड भी चेंज होगी। ठीक है, समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से आप ऑरेंज खरीदने गए और आपने फल वाले भैया से पूछा, भैया ऑरेंज कैसे दिए? तो उन्होंने बोला 20 रुपए किलो। तो जब उन्होंने 20 रुपए किलो बोला तो हो सकता है आप केवल 5 किलो ही ऑरेंज खरीदे, लेकिन नेक्स्ट डे आप गए और आपने पूछा, भैया ऑरेंज कैसा दिया? तो उन्होंने बोला, मैडम ऑरेंज 18 रुपए किलो है। तो हो सकता है 5 की जगह आप 6 किलो खरीद लें। कोई फिक्स नहीं है, डिमांड फिक्स नहीं होती। डिमांड कीप्स फ्लक्चुएटिंग विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन प्राइसेस। प्राइस के हिसाब से वो चेंज होती रहती है। ठीक है, फिर आप उसके बाद नेक्स्ट डे गए, फिर आपने पूछा कि मैम क्या प्राइस है? तो उन्होंने बोला 25। तो हो सकता है कि आज आप 3 ही खरीदे, हो सकता है आप 3 किलो ही खरीदे, आज 5 भी ना खरीदे। तो पहली कंडीशन क्या है या पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि डिमांड को हम हमेशा डिफाइन करेंगे विद रेफरेंस टू प्राइस। इसका दूसरा इंप्लीकेशन हम समझने की कोशिश करें तो उसका मतलब है जैसे जैसे प्राइस चेंज होगा वैसे वैसे डिमांड भी चेंज होगी। ठीक है, जनरली देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, डिमांड इज ऑलवेज डिफाइंड with respect to time period। टाइम पीरियड के रिस्पेक्ट में हम डिमांड को डिफाइन करते हैं, यानी कि हम इसको टाइम के हिसाब से भी एक्सप्रेस करेंगे। यानी कि क्या मतलब है? मतलब ऐसा है कि कुछ टाइम ऐसे होते हैं कि सेम प्राइस पे डिमांड चेंज हो जाती है, सेम प्राइस पे डिमांड विल चेंज। व्हाई डिमांड विल चेंज? ड्यू टू टाइम पीरियड। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, रेनी सीजन है, ठीक है, रेनी सीजन में क्या हुआ बेटा? अम्ब्रेलाज है, अगर उनका प्राइस फ्लक्चुएट नहीं भी करेगा ना तो भी रेनी सीजन में अम्ब्रेलाज की डिमांड बढ़ेगी। अगर विंटर में वुलन क्लॉथ्स का प्राइस नहीं भी बढ़ेगा ना तो भी उनका जो वो है डिमांड वो तब भी चेंज होगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि डिमांड को हमको हमेशा 2 कंपोनेंट में देखना है, पहला विद रिस्पेक्ट टू प्राइस, दूसरा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर हम डिमांड को विद रिस्पेक्ट टू टाइम और विद रिस्पेक्ट टू प्राइस नहीं देख रहे हैं देन इट इज नॉट डिमांड, इट कैन बी एनीथिंग एल्स।
It can be want, it can be desire, it can be anything else, but it will not be the demand. So basically हमने क्या समझा? हमने अभी तक समझा कि डिजायर का मतलब होता है मेयर विश टू हैव ए कमोडिटी। हम एक कमोडिटी को रखना चाहते हैं, possess करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं। फिर हमने वांट के बारे में पढ़ा कि हमारी डिजायर है, हमको एक कमोडिटी चाहिए, हमारे पास एबिलिटी भी है और हमारे पास विलिंगनेस भी है टू सेटिस्फाई इट, हम उसको खर्च भी करना चाहते हैं। डिमांड में जो वांट के हैं दो कंपोनेंट, डिजायर बैक्ड बाय एबिलिटी प्लस विलिंगनेस टू सेटिस्फाई इट, इसके साथ दो कंपोनेंट और ऐड हो गए। पहला कंपोनेंट ऐड हुआ कि डिमांड इज ऑलवेज कंसीडर्ड या ऑलवेज डिफाइंड विद रेफरेंस टू द प्राइस, ठीक है। चेंज इन प्राइस, डिमांड ऑल्सो चेंजेस, ठीक है। डिमांड इज मीनिंगलेस विदाउट रेफरेंस टू प्राइस, अगर हम प्राइस का रेफरेंस नहीं दे रहे हैं तो वो डिमांड नहीं है। सेकंड, हमेशा एक पीरियड ऑफ टाइम पे कंसीडर किया जाएगा, टाइम पीरियड और रेफरेंस टाइम पीरियड विल ऑलवेज बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके बिना डिमांड कंसीडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि कई बार हमने ये ऑब्जर्व किया इवन एट द सेम प्राइस डिमांड ऑल्सो चेंजेस। और ये जो टाइम पीरियड है ये जरूरी नहीं है किसी एक सीजन का ही हो, जैसे मैंने बोला दिस कैन बी ऑफ 1 आवर, 1 डे, 1 मंथ, 1 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो टाइम पीरियड है ना, जो टाइम पीरियड वाला पार्ट है, प्लीज उसको अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि जब इकोनोमेट्रिक्स में मैं आपको टाइम सीरीज पढ़ाऊंगी ना और उसमें ट्रेंड्स का कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगी, वहां पे ये बहुत ज्यादा काम आने वाला है, ठीक है। मैं बिल्कुल बेसिक से ऐसे पढ़ा के चल रही हूँ कि हायर लेवल पे आप एक एक चीज को कनेक्ट करते हुए चले जाएं, ठीक है बेटा, इतना समझ में आया। अब हम क्या करते हैं, डिमांड की डेफिनेशन। डिमांड की डेफिनेशन कैसे समझेंगे? डिमांड की डेफिनेशन कैसे समझेंगे? क्या क्या कंपोनेंट बताए मैंने बेटा? डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ ए commodity that a consumer is willing and able to pay at each possible price during a given period of time। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। उन्हीं चारों कंपोनेंट को मिला के डेफिनेशन बनी है। डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी, वो क्वांटिटी किसी भी कमोडिटी के दैट ए कंज्यूमर इज विलिंग, जो कि कंज्यूमर चाहता है, एंड एबल टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, किसी इंसान की लॉटरी लग गई और अब उसके पास लंबोर्गिनी खरीदने की एबिलिटी है, वो अब लंबोर्गिनी खरीद सकता है, बट वो लंबोर्गिनी नहीं खरीदना चाहता, तो वो वांट नहीं है। वांट केवल वो है जब वो उस पैसे को उस कमोडिटी पे खर्च करना चाहे। हो सकता है किसी की लॉटरी लगी हो तो वो उस पैसों से शेयर मार्केट में खर्च करना चाहता हो, 4 करोड़ का कोई घर लेना चाहता हो। तो एबिलिटी एंड विलिंगनेस बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक इट ए वांट, ठीक है। तो यहां से अगर हम निकालना चाहें डिमांड्स की 4 एलिमेंट्स जो हैं वो हम निकाल सकते हैं। 4 एलिमेंट्स विच आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर ए डिमांड, ठीक है, जिसके बिना डिमांड नहीं रहेगी, ठीक है। तो जो डिमांड के 4 कंपोनेंट हैं वो हमको समझना है। सबसे पहले क्वांटिटी, किसी भी कमोडिटी की क्वांटिटी, देन विलिंगनेस टू पे, इसके बाद में एबिलिटी टू पे, एंड अपार्ट फ्रॉम एबिलिटी टू पे के बाद में बेटा विलिंगनेस टू पे और एबिलिटी टू पे हम एक में कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। प्राइस एंड टाइम पीरियड, वो सारी क्वालिटीज जो मैंने आपको बताई थी। इसके बाद में बेटा हमें डिमांड जो है उसको 2 लेवल पे पढ़ना है। डिमांड को 2 लेवल पे क्यों पढ़ना है?
पहली डिमांड हमको पढ़नी है इंडिविजुअल डिमांड, दूसरी डिमांड मार्केट डिमांड। ठीक है, इंडिविजुअल डिमांड का क्या मतलब है? इंडिविजुअल की डिमांड का मतलब ये है जब कोई एक सिंगल कस्टमर, ठीक है, एक कंज्यूमर, whenever a person or a consumer is willing and able to buy at each possible price during a given period of time, यानी कि ये वाली जो डेफिनेशन थी, demand is the quantity of a commodity that a consumer is willing and able to pay at each possible price during a given period of time. This is applicable for the individual demand, यानी कि जब केवल एक कंज्यूमर जो है वो डिमांड कर रहा है। ठीक है, जब हम केवल एक कंज्यूमर की डिमांड को कंसीडर करेंगे दैट विल बी नोन एज द इंडिविजुअल डिमांड। ठीक है, मार्केट डिमांड क्या होगा? जब हम सारी मार्केट की डिमांड को कंसीडर करेंगे। ठीक है, इंडिविजुअल में हमने केवल एक कंज्यूमर की डिमांड को कंसीडर किया, और मार्केट डिमांड में लेट्स से हमारे पास 100 कंज्यूमर है, तो 100 कंज्यूमर की टोटल डिमांड क्या है? दैट इज नोन एज द मार्केट डिमांड। ठीक है बेटा, इतना समझ में आया? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि इंडिविजुअल डिमांड जब हम केवल एक कंज्यूमर की डिमांड को कंसीडर करेंगे, मार्केट डिमांड जब हम सारी मार्केट की डिमांड को कंसीडर करेंगे। अब इसके बाद में हमने ये तो देख लिया कि डिमांड क्या होता है, इंडिविजुअल डिमांड कुछ होता है, मार्केट डिमांड कुछ होता है। अब हमको ये देखना है कि डिमांड के डिटरमिनेंट्स क्या हैं। डिटरमिनेंट्स का क्या मतलब है? डिटरमिनेंट्स का मतलब है व्हाट आर द थिंग्स विच डिटरमाइंस द डिमांड, यानी कि डिमांड को क्या चीज डिटरमाइन करती है, या ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनपे हमारी जो डिमांड है वो इम्पैक्ट डालती है। तो सबसे पहले हम डिटरमिनेंट्स देख रहे हैं इंडिविजुअल डिमांड के। ठीक है, अब आप बताइए इंडिविजुअल डिमांड के जो डिटरमिनेंट है उसमें आपको क्या लगता है कि क्या क्या चीज है जो डिटरमाइन करती है? तो सबसे पहला जो डिटरमिनेंट है वो है प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी। ठीक है, यानी कि हमको जो भी कमोडिटी खरीदनी है सबसे पहले तो उसका जो प्राइस है वही सबसे बड़ा डिटरमिनेंट है। अगर उसका प्राइस हमें वर्थ इट नहीं लगता है, या हमें उसका प्राइस ज्यादा लगता है, तो हम क्वांटिटी जो है वो कम खरीदेंगे। ठीक है, और अगर हमें उसका प्राइस कम लग रहा है तो हम उसकी क्वांटिटी ज्यादा खरीदेंगे। प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी का क्या मतलब है? दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। ठीक है, और ये क्या कहते हैं कि प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो इनवर्सली रिलेटेड है प्राइस के। क्वांटिटी डिमांडेड डिमांड सब डिसाइड करेंगे, अभी सब बताएंगे। ठीक है, यानी कि प्राइस और डिमांड हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे। अगर प्राइस ज्यादा होगा तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगा तो डिमांड ज्यादा होगी। वेरी सिंपल, वेरी क्लियर, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर टू यू। ठीक है, अब ज्यादा प्राइस पे हम कम डिमांड क्यों करते हैं? क्योंकि इससे क्या होता है, हमारा जो सेटिस्फेक्शन लेवल होता है कंज्यूमर का वो कम हो जाता है। तो सबसे पहला डिटर्मिनेंट क्या है मार्केट डिमांड का? प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी। ठीक है, इसके बाद में प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी के बाद में दूसरा क्या है? फैक्टर्स अदर देन प्राइस। ठीक है, फैक्टर्स अदर देन प्राइस। फैक्टर्स अदर देन प्राइस में क्या होंगे? सबसे पहला जो हमें इसमें देखना है दैट इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। ठीक है, रिलेटेड गुड्स जो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। रिलेटेड का क्या मतलब है? जो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं वो रिलेटेड है। अब जुड़े हुए कैसे हैं? दो तरीके से जुड़े हुए हैं। पहले या तो सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, या फिर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। ठीक है,
सब्स्टिट्यूट गुड्स हो गए या फिर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गए। सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स की सबसे पहले हम बात करते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब क्या होता है? वो गुड्स जो हम एक दूसरे के बदले में यूज कर सके। सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब जब हम एक की जगह दूसरे को यूज कर सके, जैसे कि कमोडिटी एक्स को कमोडिटी वाई की जगह यूज कर सके। सब्स्टिट्यूट गुड्स के जो एग्जांपल आपने सुने होंगे वो है टी एंड कॉफी। ठीक है, अगर आपको चाय पीने का मन नहीं है तो आप कॉफी पी लीजिए। ठीक है, बट ये एक तरीके से प्रॉपर सब्स्टिट्यूट गुड्स का एग्जांपल नहीं है। मैं अगर आपको प्रॉपर सब्स्टिट्यूट गुड्स का एग्जांपल दूं तो वो आप ये मान के चलिए कि रेड शूज या फिर व्हाइट शूज। एक ऐसा इंसान जो कि कलर में इंडिफरेंट है या फिर जो कलर ब्लाइंड है या फिर एक ऐसा इंसान जिसको कलर से फर्क नहीं पड़ता, उसको रेड शूज या व्हाइट शूज, दे आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट फॉर ईच अदर। रेड शूज और व्हाइट शूज। अब कोई इंसान जो कलर को लेकर इंडिफरेंट है, उसमें कलर को तो फर्क ही नहीं पड़ रहा ना। मैं रेड पहनूं या व्हाइट पहनूं मेरे लिए मैटर ही नहीं कर रहा। तो क्योंकि मैं बिल्कुल इंडिफरेंट हूं इन दोनों के लिए, बिल्कुल इंडिफरेंट हूं मैं इन दोनों के लिए, इसीलिए इसीलिए ये मेरे लिए परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स है। ठीक है, दीज आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स। फॉर एग्जाम्पल आईफोन। अब आईफोन के डिफरेंट डिफरेंट कलर्स, अगर मेरे को आईफोन 16 चाहिए और मेरे को कलर से इतना फर्क नहीं पड़ता है, तो आईफोन 16 का गोल्ड कलर हो या पिंक कलर हो, आई डोंट नो वो कौन कौन से कलर में आते हैं, बट दोनों कलर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। अब ये किस चीज से प्राइस को इफेक्ट करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, जो डिमांड है किसी भी कमोडिटी की वो डायरेक्टली अफेक्ट होती है बाय द प्राइसेस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट गुड्स। फॉर एग्जाम्पल देखो, जो बुक्स होती है ना उसमें आपको जो एग्जांपल्स बता देती हूँ मैं, आप कौन कौन से एग्जांपल्स देखेंगे। टी एंड कॉफी, कोक एंड पेप्सी, पेन एंड पेंसिल, सीडी एंड डीवीडी, इंक पेन एंड बॉल पेन, राइस एंड व्हीट। आई अग्री दीज आर द सब्स्टिट्यूट्स गुड्स। हमको अगर भूख लगी है तो हम राइस की जगह व्हीट भी खा सकते हैं, व्हीट की जगह राइस भी खा सकते हैं। इसमें कोई विवाद वाली बात नहीं है, इसमें कोई मुद्दा नहीं है, डोंट वरी अबाउट दैट। बट अगर आपसे कोई परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स के एग्जांपल पूछे तो वो वही गुड्स है जो मैंने आपको बताए हैं। ऐसे भी बहुत सारे गुड्स हैं जिनको हम परफेक्टली एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैं रेड शूज पहनूं या व्हाइट शूज पहनूं, दैट डजंट मैटर। मैं आईफोन ब्लैक कलर का चलाऊं या गोल्ड कलर का चलाऊं, दैट ऑल्सो डजंट मैटर। ठीक है, अब ये किस तरीके से इम्पैक्ट करता है, लेट्स से सब्स्टिट्यूट गुड्स। हम एग्जाम्पल लेते हैं टी एंड कॉफी। ठीक है, हमने टी एंड कॉफी का एग्जांपल लिया। लेट्स से प्राइस ऑफ टी इंक्रीजेस। अगर प्राइस ऑफ टी यानी कि टी जो है, चाय जो है वो महंगी हो गई है, तो अब क्योंकि टी महंगी हो गई है तो कॉफी का, लेट्स से ये टी है, ठीक है, इसका प्राइस 10 से बढ़ के 12 हो गया, और जो कॉफी थी उसका प्राइस 10 की जगह 10 ही रहा। तो चेंज किस में आया? चेंज केवल टी में आया, चेंज केवल चाय के प्राइस में आया है, कॉफी में कोई चेंज नहीं आया है। बट बिकॉज प्राइस जो टी का है वो 10 से बढ़ के 12 हो गया है, तो हमारी कॉफी का प्राइस ऑलरेडी 10 है और उसमें कोई चेंज नहीं है। तो अब हमें जो टी कंपेयर करनी है वो न्यू प्राइस पे करनी है, विच इज 12। तो कॉफी जो है वो ऑटोमेटिकली हमारी क्या हो गई? सस्ती हो गई। कॉफी क्या है? चीप हो गई हमारी। और टी क्या है हमारी? डियर हो गई। ठीक है, क्योंकि कॉफी टी का प्राइस बढ़ा और कॉफी का प्राइस जो है सेम रहा। टी का प्राइस बढ़ने से हमारी कॉफी सस्ती हो गई। कॉफी सस्ती क्यों हो गई? क्योंकि कॉफी के प्राइस में चेंज नहीं आया। अब टी का प्राइस जो हमारा बढ़ा, कॉफी का प्राइस सेम है, तो टी क्या हो गई? महंगी हो गई। अब मैंने आपको क्या बताया था, जब भी कोई चीज महंगी होती है तो उसकी डिमांड जो है वो कम हो जाती है। अब टी का प्राइस बढ़ा तो इसकी वजह से टी की डिमांड जो है वो कम हो जाएगी, और बदले में वो कंज्यूमर जो 2 रुपए एक्स्ट्रा अफोर्ड नहीं कर सकते टी में, अब वो भी क्या करेंगे? कॉफी को खरीदेंगे। वेरी सिंपल। तो प्राइस बढ़ा चाय का
उससे डिमांड चाय की कम हो गई, लेकिन साथ में उससे डिमांड जो है कॉफी की वो बढ़ गई। तो अगर हम डायरेक्ट रिलेशन देखें, सब्स्टिट्यूट गुड क्या है? चाय और कॉफी। तो जब प्राइस चाय का बढ़ा तो डिमांड कॉफी की बढ़ गई। तो इन अदर हैंड क्या मैं ये कह सकती हूँ कि अगर किसी गुड का प्राइस बढ़ेगा तो उसका जो सब्स्टिट्यूट गुड होगा उसकी क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी। अगर कोई प्राइस किसी गुड का प्राइस कम होगा तो उसका जो सब्स्टिट्यूट गुड है उसका डिमांड भी कम हो जाएगा। बेसिकली प्राइस बढ़ा तो सब्स्टिट्यूट गुड की क्वांटिटी बढ़ गई, डिमांड। प्राइस कम हुआ तो सब्स्टिट्यूट गुड का डिमांड कम हो गया। तो बेसिकली देयर इज द पॉजिटिव रिलेशन। पॉजिटिव रिलेशन किसमें? पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड या ऑफ सब्स्टिट्यूट, या फिर डिमांड ऑफ सब्स्टिट्यूट। क्वांटिटी डिमांडेड, डिमांड अभी क्लियर हो जाएगा, क्वांटिटी डिमांडेड छोड़े, डिमांड लिखिए, ठीक है। तो बेसिकली मैंने आपको क्या समझाया? मैंने आपको समझाया कि जो रिलेटेड गुड्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। हमने सबसे पहले डिस्कशन किया सब्स्टिट्यूट गुड्स पे, और सब्स्टिट्यूट गुड्स पे मैंने आपको बताया कि वो गुड्स इनको हम एक की जगह दूसरे को यूज कर सकें, ठीक है। फिर हमने एग्जाम्पल लिया कि हमारी जो चाय थी वो महंगी हो गई, चाय का प्राइस 10 से बढ़ के 12 हो गया, ठीक है, क्योंकि हमारी चाय महंगी हो गई और हमारे कॉफी का दाम तो सेम ही है, कॉफी तो अभी भी 10 रुपए की है। तो कुछ कंज्यूमर्स जिनको अब चाय महंगी लगेगी वो अब कॉफी की डिमांड करेंगे। क्यों? जब भी किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है तो उसकी डिमांड कम होती है, क्योंकि चाय का प्राइस बढ़ गया तो इसकी डिमांड कम हो जाएगी। लेकिन क्योंकि कुछ कंज्यूमर जो 2 रुपए का इंक्रीमेंट है उसकी जगह आप कॉफी को प्रेफर करेंगे तो कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी, कॉफी सस्ती हो गई। अब कोई भी चीज सस्ती होगी या किसी भी चीज का प्राइस कम होगा तो वो क्या होगा? उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो जब भी प्राइस बढ़ेगा किसी भी कमोडिटी का, उसके सब्स्टिट्यूट गुड की डिमांड बढ़ जाएगी, और जब भी किसी कमोडिटी का प्राइस कम होगा तो उसके सब्स्टिट्यूट गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी। बेसिकली सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस और डिमांड में पॉजिटिव रिलेशन होता है। प्राइस बढ़ेगा तो उसके सब्स्टिट्यूट गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी, प्राइस कम होगा उसके सब्स्टिट्यूट गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है, वो कंफ्यूजन में क्लियर करना चाह रही हूँ। सबसे पहला कंफ्यूजन ये होता है कि अगर टी के प्राइस बढ़े तो कॉफी कैसे सस्ती हो गई? टी जो है ना वो रिलेटिवली महंगी हुई है, हम रिलेटिवली देखेंगे टी और कॉफी, क्योंकि सब्स्टिट्यूट गुड्स है, क्योंकि ये रिलेटेड गुड्स हैं, तो हम इनका प्राइस रिलेटिवली देखेंगे। टी कॉफी के कंपैरिजन में महंगी हुई है, इसीलिए कॉफी ऑटोमेटिकली सस्ती हो गई है, ठीक है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है? कॉम्प्लीमेंट को हिंदी में बोलते हैं पूरक। पूरक से क्या मतलब होता है? जब हम एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, ठीक है, एक दूसरे को कंप्लीट करना, यानी एक के बिना दूसरे का एग्जिस्टेंस वर्थलेस है, ठीक है। यानी कि एक कमोडिटी के बिना दूसरी कमोडिटी को हम यूज ही नहीं कर सकते। जैसे अगर हमारे पास कार है पर उसके लिए पेट्रोल या एल सीएनजी या ईवी नहीं है, बैटरीज नहीं है, तो हम कार को यूज नहीं कर सकते। बेसिकली कार और फ्यूल हम बोल सकते हैं, कार एंड फ्यूल आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। फ्यूल के बिना कार वेस्ट है, हम कार को चला ही नहीं सकेंगे अगर हमारे पास फ्यूल नहीं होगा। उसके अलावा लेफ्ट हैंड का शूज और राइट हैंड का शूज, क्या अगर हमारा लेफ्ट हैंड का शूज खो जाए या दोनों में से कोई भी एक जूता अगर हमारा खो जाए तो क्या हम उस पेयर को पहन के कहीं जा सकते हैं? नहीं जा सकते, हमारा जो पूरा पेयर है वही वेस्ट हो गया। तो बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड टुगेदर टू सैटिस्फाई ए पर्टिकुलर वांट, ठीक है।
दे मस्ट बी यूज टुगेदर टू सेटिस्फाई अ पर्टिकुलर वांट। अगर हम उनको एक साथ यूज नहीं कर रहे हैं तो दे आर वर्थलेस एंड दे विल नॉट गिव यू एनी यूटिलिटी। कोई भी यूटिलिटी वो आपको नहीं देने वाले हैं, ठीक है। इसके जो एग्जाम्पल्स आपने जनरली सुनोगे वो मैं रीड आउट कर देती हूँ। टी एंड शुगर, पेन एंड इंक, कार एंड पेट्रोल, ब्रेड एंड बटर, पेन एंड रिफिल, ब्रिक एंड सीमेंट, ठीक है। एंड इट इज रिलेटिवली कॉस्टलियर टू यूज बोथ द गुड्स टुगेदर, ठीक है। अब इसमें प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में या डिमांड में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। लेट्स से पेट्रोल का प्राइस अगर बढ़ता है तो हमारी कार की डिमांड जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। क्यों कम हो जाएगी पेट्रोल का प्राइस अगर बढ़ता है तो? क्यों? क्योंकि कार को खरीद के हम करेंगे क्या अगर उसको चला ही नहीं पाएंगे? अगर उसका रनिंग कॉस्ट और उसका ऑपरेशन कॉस्ट या ऑपरेटिंग कॉस्ट ही महंगी हो गई तो वो कमोडिटी ही ओवरऑल महंगी हो गई ना। इसीलिए अगर पेट्रोल का प्राइस ज्यादा होगा तो कार की जो क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी, कार की डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। तो यानी कि अगर किसी भी कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा, ठीक है, तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड अगर किसी का प्राइस कम होगा तो उसके क्वांटिटी डिमांड की जो वो है डिमांड वो ज्यादा हो जाएगी। बेसिकली व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट देयर विल बी इनवर्स रिलेशन, ठीक है। इनवर्स रिलेशन होगा बिटवीन दिस टू, बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी, राइट। there will be inverse relationship between price and quantity. I hope इतना आप समझ गए होंगे। तो अदर देन प्राइस में जो हमारा सेकंड फैक्टर था प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, अब हम दूसरे फैक्टर की बात करते हैं। व्हाट इज द सेकंड फैक्टर? सेकंड फैक्टर विल बी इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ठीक है। इनकम ऑफ द कंज्यूमर से क्या मतलब है कि इफेक्ट ऑफ चेंज इन इनकम, ठीक है। अब इनकम बढ़ी किसी की तो उससे डिमांड बढ़ेगी या घटेगी वो डिपेंड करेगा कि जो गुड है वो कैसा है। बेसिकली जब हम इनकम के बिहाफ पे कैटेगराइज करते हैं तो जो गुड्स होते हैं वो दो कैटेगरी के होते हैं। पहले होते हैं नॉर्मल गुड्स, दूसरे होते हैं इंफीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होते हैं, नॉर्मल गुड्स आर दोज गुड्स जिनके प्राइस बढ़ने पे डिमांड भी बढ़ती है। सॉरी, प्राइस तो हम कंसिडर ही नहीं कर रहे ना, जिनकी इनकम बढ़ने पे डिमांड भी बढ़ती है, यानी कि पॉजिटिव रिलेशन होता है। इंफीरियर गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनकी इनकम बढ़ने पे ना हम डिमांड कम कर देते हैं, यानी कि नेगेटिव रिलेशन। फॉर एग्जाम्पल, बहुत क्लासिक एग्जाम्पल है, जब आप कॉलेज में स्टूडेंट होते हैं तो आप चाय पीना पसंद करते हैं टपरी पे जाके। 10 रुपए की चाय आपको बहुत मजा देती है। जब आप कॉलेज से थक के जाते हैं ना, आपके सिर में दर्द होता है, आपको 10 रुपए की चाय मिलती है एंड यू फील रिलैक्स। बट आफ्टर कॉलेज व्हेन यू गेट सक्सीड, यू आर अर्निंग इन लैक्स और करोड़, तो आपको टपरी की चाय हो सकता है इतनी अच्छी ना लगे, फिर आपको इसमें हो सकता है हाइजीन इशू हो, हेल्थ इश्यूज हो, तो फिर आप क्या करेंगे? किसी अच्छे फैंसी रेस्टोरेंट में जाके आप चाय पियेंगे या कॉफी पियेंगे, ठीक है। तो कमोडिटी तो अभी भी वही है, चाय तो अभी भी वही है, चेंज क्या हुआ? चेंज हुई आपकी इनकम। तो इनकम की वजह से जो भी चेंजेस होते हैं, अब इनकम की वजह से जो चेंजेस हुए, बिकॉज ऑफ दैट आपकी डिमांड पे क्या इम्पैक्ट आया, दैट इज नोन एज द इनकम इफेक्ट, ठीक है। तो नॉर्मल गुड्स में क्या होता है? नॉर्मल गुड्स में पॉजिटिव रिलेशन होता है। अगर आपकी इनकम बढ़ी और आप तब भी उसका क्वांटिटी जो है, डिमांड जो है वो बढ़ रही है किसी गुड की, तो वो आपके लिए नॉर्मल गुड है। लेकिन अगर इनकम बढ़ने पे आपने किसी कमोडिटी की डिमांड को कम करना शुरू कर दिया तो वो इंफीरियर गुड है आपके लिए, हर किसी के लिए नहीं, फॉर दैट पर्सन जो उसको अफोर्ड कर पा रहा है। इसका क्लासिक एग्जाम्पल है ब्रांडेड कपड़े। जब आपकी अर्निंग इतनी अच्छी नहीं होती है तो आप लोकल कपड़े पहनते हैं, बट व्हेन यू आर अर्निंग गुड्स तो आप ब्रांडेड कपड़े पहनने लगते हैं। उस टाइम पे लोकल कपड़े हो सकता है आपके लिए इंफीरियर हो जाए, लेकिन जो ब्रांडेड कपड़े हैं वो फिर आपके लिए इंफीरियर नहीं होंगे, वो आपके लिए नॉर्मल गुड होंगे।
ठीक है। अब लॉजिकल एनालिसिस अगर हम इसकी देखें कि मैं बात कर रही हूँ कि सेम कमोडिटी कभी आपके लिए इंफीरियर है, सेम कमोडिटी कभी आपके लिए नॉर्मल है, यानी कि जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया चाय का, कि टपरी वाली चाय एक टाइम पे आपके लिए नॉर्मल थी लेकिन आज वो इंफीरियर हो गई। दूसरा एग्जांपल मैंने दिया कि जो ब्रांडेड क्लोथ्स थे, ठीक है, वो ब्रांडेड क्लोथ्स आपके लिए आज इंफीरियर हो गए। ठीक है, ब्रांडेड क्लोथ्स जो थे वो आपके लिए, और ब्रांडेड क्लोथ्स जो थे वो आज आपके लिए नॉर्मल हो गए। ठीक है, नॉर्मल क्लोथ्स जो थे इंफीरियर हो गई ना। ठीक है, तो प्रोडक्ट तो वही है, टपरी की चाय भी आज वही है, नॉर्मल कपड़े भी आज वही है। तो क्या हुआ? तो बेसिकली कोई भी कमोडिटी इंफीरियर नहीं है। इट्स योर परचेजिंग पावर, इट्स योर इनकम विच डिसाइड्स वेदर ए कमोडिटी इज इंफीरियर और नॉट। जैसे कि अगर हम किसी कमोडिटी को सिर्फ इसीलिए खरीद रहे हैं क्योंकि उसमें लो इनकम लेवल है, हम उसके अलावा और किसी को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उस कमोडिटी को हम इंफीरियर कमोडिटी बोल देते हैं उस इंसान के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, बाजरा जो है, बाजरा जो सर्दियों में हम साग के साथ बाजरे की रोटी खाते हैं, मक्का की रोटी खाते हैं, दैट इज ए नॉर्मल कमोडिटी फॉर रिच पर्सन। कोई भी अमीर इंसान है उसके लिए वो नॉर्मल कमोडिटी है। लेकिन एक ऐसा इंसान जो कि उसको खा इसीलिए रहा है क्योंकि वो कोई और ग्रेन अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि वो गेहूं अफोर्ड नहीं कर सकता और बाजरा इसके लिए इजीली अवेलेबल है, तो वो इंफीरियर गुड हो गया। ठीक है, तो कंज्यूमर नहीं, बट जो इनकम लेवल है कंज्यूमर का, वो डिसाइड करता है वेदर ए गुड इज नॉर्मल और इंफीरियर। यानी कि आपका इनकम डिसाइड करेगा कि आपके लिए कौन सा गुड नॉर्मल है और कौन सा गुड इंफीरियर है। तो इंफीरियोरिटी इज ऑल्सो ए रिलेटिव कॉन्सेप्ट। इंफीरियोरिटी अपने आप में रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। इंफीरियोरिटी ऐसा नहीं है कि ओवरऑल सबके लिए एप्लीकेबल है, नहीं। मेरे लिए इंफीरियोरिटी गुड कुछ और हो सकता है, आपके लिए इंफीरियर गुड कुछ और हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने सुना होगा कि A2 मिल्क के बारे में सुना होगा। अगर आप बहुत कम पैसा कमाते हैं तो फिर आप नॉर्मल दूध पियेंगे या नॉर्मल घी खाएंगे, ठीक है, जो कि इतना महंगा नहीं होता। बट इफ यू आर अर्निंग गुड, देन यू विल वांट टू हैव A2 मिल्क और A2 घी और द घी विच इज ऑफ द बेस्ट क्वालिटी। ठीक है, तो कमोडिटी और प्रोडक्ट नहीं डिसाइड करते हैं। कमोडिटी और प्रोडक्ट हमेशा हर तबके के अच्छे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपका इनकम लेवल बढ़ता है तो कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं वो अब आपको इंफीरियर लगने लगते हैं। आपका इनकम लेवल डिसाइड करता है कौन सा गुड इंफीरियर है और कौन सा गुड आपका नॉर्मल है। इसके अलावा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड हो गया, इनकम हो गया। इसके अलावा तीसरा फैक्टर अगर हम देखें तो दैट इज टेस्ट एंड प्रीफरेंस। टेस्ट एंड प्रीफरेंसेस से क्या मतलब है बेटा? टेस्ट एंड प्रेफरेंस से मतलब ये है कि अगर मुझे व्हाइट ब्रेड खाना पसंद है तो मैं व्हाइट ब्रेड ही ज्यादा खाऊंगी। ठीक है, ये डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है डिमांड फॉर कमोडिटी। जैसे फैशन, अगर किसी भी चीज का फैशन आता है, या आजकल जैसे आप लोग बोलते हो किसी भी चीज का अगर ट्रेंड आता है ऑन सोशल मीडिया और एनीथिंग, तो फिर उसमें वो डिमांड को बहुत ज्यादा इम्पेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से कोई एक मूवी आई, उस मूवी में किसी एक्ट्रेस ने एक पर्टिकुलर तरह का सूट पहना हुआ है, एक पर्टिकुलर तरह की ड्रेस पहनी हुई है, तो उसका बिना किसी प्राइस के इम्पैक्ट के, बिकॉज ऑफ फैशन, वो उसका डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। उसका डिमांड इसीलिए नहीं बढ़ेगा क्योंकि प्राइस कम हो गया है, उसका डिमांड इसीलिए बढ़ेगा क्योंकि उस एक्ट्रेस ने वो पहन लिया है तो अब सबको वही पहनना है। ठीक है, ये होता है कि चेंज इन फैशन, कस्टम, हैबिट्स एटसेट्रा। या फिर कोई सेलिब्रिटी बोल दे कि लेट्स से एवोकाडो टोस्ट, मैं एवोकाडो टोस्ट खाता हूँ या मैं एवोकाडो टोस्ट खाती हूँ, तो मे बी एवोकाडो का प्राइस चेंज ना हो, एवोकाडो आज भी 100 रुपए का एक पीस मिल रहा है, बट उसकी 100 रुपए पर पीस पे ही डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, तो वो सारे फैक्टर्स जो अपार्ट फ्रॉम द प्राइस इन्फ्लुएंस करते हैं, उसमें नेक्स्ट फैक्टर जो है दैट इज एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस किसकी? एक्सपेक्टेशंस अबाउट चेंज इन प्राइसेस। ठीक है, एक्सपेक्टेशंस का क्या मतलब है?
कि अगर हमको फ्यूचर में ये लग रहा है कि इस कमोडिटी का प्राइस बढ़ने वाला है, तो अगर प्राइस इंक्रीज भी होगा ना, तो भी लोग उस कमोडिटी को ज्यादा खरीदेंगे। अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि प्राइस अगर ज्यादा होगा तो डिमांड कम होगी। ये जनरल नेचर मैंने अभी तक आपको बताई। बट अब मैं क्या कह रही हूं कि अगर लोगों को ये लगा ना कि इस कमोडिटी का प्राइस नेक्स्ट फ्यूचर में बढ़ने वाला है, इस कमोडिटी का प्राइस नेक्स्ट फ्यूचर में बहुत ज्यादा होने वाला है, तो इवन द प्राइस विल बी इंक्रीजिंग। ठीक है, एक्सपेक्टेशन अबाउट चेंजेस इन प्राइस। इसका मतलब ये है कि अगर हमको ये लग रहा है कि ये जो प्राइस है ये बढ़ने वाला है, लेट्स से आज 100 रुपए का एवोकाडो मिल रहा है और मुझे लग रहा है कि कल ये 150 का मिलेगा, तो मैं आज ही ज्यादा डिमांड कर लूंगी, मैं आज ही 2 किलो खरीद के लाके अपने फ्रिज में रख लूंगी। इसका बेस्ट एग्जांपल आपने देखा होगा, सरकार जब भी अनाउंस करती है कि पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ गए हैं या कल से पेट्रोल के प्राइसेस आपको बढ़े हुए मिलेंगे, तो आपने जनरली देखा होगा कि मिडनाइट में आपने पेट्रोल पंप पे बड़ी बड़ी कारों की लाइन देखी होंगी। बहुत लंबी लंबी लाइन लग जाती है कि पुराने प्राइस पे हम क्या कर ले, अपने टैंक को फुल करा ले। तो अगर आपको ये लग रहा है कि आपका जो प्राइस है, ये जो कमोडिटी आप कंज्यूम करना चाह रहे हैं, उसका जो प्राइस है वो फ्यूचर में बढ़ने वाला है, तो आप उसकी डिमांड बढ़ा देते हैं टू स्टॉक दैट। ठीक है, तो डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है बिटवीन एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन द प्राइस इन फ्यूचर एंड चेंज इन डिमांड इन करंट पीरियड। डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा। अगर प्राइस बढ़ने वाला होगा तो मैं आज ही उस चीज की डिमांड बढ़ा दूंगी या आज ही उसी चीज को स्टॉक करने की कोशिश करूंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जितने भी डिटर्मिनेंट्स मैंने आपको पढ़ाए, ये सारे डिटर्मिनेंट्स हैं इंडिविजुअल डिमांड के। लेकिन जब मैंने आपको डिमांड पढ़ाई तो मैंने आपको केवल इंडिविजुअल डिमांड नहीं पढ़ाई थी, मैंने आपको मार्केट डिमांड भी पढ़ाई थी। इन फैक्टर्स के अलावा ये जो 5 फैक्टर्स मैंने आपको पढ़ाए, प्राइस पहला फैक्टर एंड अदर देन प्राइस 4 फैक्टर्स, इनके एडिशन में जो मार्केट डिमांड है उनको कौन कौन सी चीजें अफेक्ट करती है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है तो डिमांड ज्यादा है मार्केट में, अगर हमारी पॉपुलेशन कम है तो मार्केट डिमांड कम है। ऑब्वियस सी बात है, पहले 100 लोग थे किसी भी इकोनॉमी में तो हमें 100 जोड़ी जूतों की जरूरत पड़ती थी, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ा और 100 से 200 लोग हो गए। ठीक है, जो बच्चे हैं कल को वो बड़े भी होंगे, तो जो 100 से 200 लोग हो गए तो डिमांड भी तो 200 लोगों की बढ़ी ना। तो अगर पॉपुलेशन बढ़ता है तो मार्केट डिमांड बढ़ता है, और अगर पॉपुलेशन कम होता है किसी भी इकोनॉमी का तो मार्केट डिमांड श्रिंक कर जाता है। टुडे इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंज्यूमर इन द वर्ल्ड। बहुत ज्यादा कंज्यूमर है इंडिया में, इसीलिए जितनी इंडस्ट्रीज हैं वो सब इंडिया की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। हर कंपनी को इंडिया में अपने प्रोडक्ट सेल करने हैं, क्यों? क्योंकि कंज्यूमर बहुत बड़ा है, मार्केट बहुत बड़ा है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। अपार्ट फ्रॉम दैट, साइज में तो मैंने आपको बताया कि अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो मार्केट डिमांड बढ़ेगी, पॉपुलेशन कम होगी तो मार्केट डिमांड आपकी कम होगी। कॉम्पोजिशन का क्या मतलब है? कॉम्पोजिशन का मतलब है कि मेल फीमेल चिल्ड्रन ओल्ड पीपल कितने हैं। अगर मेल्स ज्यादा हैं तो मेल सेंट्रिक डिमांड ज्यादा होगी, यानी कि मेल्स जो चीजें यूज करते हैं उनकी डिमांड ज्यादा होगी। अगर फीमेल्स हैं तो फीमेल सेंट्रिक डिमांड ज्यादा होंगी, जैसे कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन के प्रोडक्ट्स हो गए या मेकअप प्रोडक्ट्स हो गए, कॉस्मेटिक्स हो गए या लेडीज क्लोथिंग हो गई, उनकी डिमांड ज्यादा होगी। बच्चे हैं तो बच्चों के टॉयज क्लोथिंग उन सब की डिमांड ज्यादा होगी। अगर ओल्ड पीपल हैं तो उसमें मेडिसिन की डिमांड ज्यादा होगी, या फिर जो ओल्ड पीपल को ध्यान रखने के लिए चीजें की जरूरत होती है, केयर इकोनॉमी जो होती है बेसिकली, उसमें डिमांड बढ़ जाएंगी। तो साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन किस तरीके से इंपैक्ट करता है? साइज डायरेक्टली इंपैक्ट करता है कि अगर पॉपुलेशन बढ़ेगा तो मार्केट डिमांड बढ़ेगा। कंपोजिशन ये बताता है कि अगर मेल्स ज्यादा है तो मेल्स की डिमांड बढ़ेगी, फीमेल्स ज्यादा है तो फीमेल्स के प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ेगी। इसके बाद में मार्केट डिमांड जो है सेकंड नंबर पे वो इंपैक्ट होती है सीजन एंड वेदर से।
सीजन एंड वेदर का क्या मतलब है बेटा? सीजन एंड वेदर का मतलब है कि अगर विंटर्स है तो वुलन क्लोथ्स की डिमांड ज्यादा हो जाएगी, मार्केट डिमांड बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि हर कोई गर्म कपड़े पहनना चाहेगा, जैकेट पहनना चाहेगा। बारिश है तो सबको अम्ब्रेला चाहिए। इसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कैसा है इकोनॉमी में? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब ये है कि रिच और पुअर के बीच में डिफरेंस कितना है। अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, तो मार्केट डिमांड ज्यादा होगी। अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो मार्केट डिमांड कम होगी। इतने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में मार्केट डिमांड ज्यादा क्यों होगी? देखो, लेट्स से एक इकोनॉमी है, इस इकोनॉमी को नाम देते हैं इकोनॉमी ए। इकोनॉमी ए में 10 लोग हैं, इकोनॉमी ए में 10 पीपल हैं। और ये जो 10 पीपल है ना बेटा, इन 10 लोगों ने क्या किया है इकोनॉमी में, सबके पास 100 रुपीज है, ठीक है। तो 10 इंटू 100 यानी कि इकोनॉमी में लोगों के पास कितने रुपीज है? 1000 रुपीज। दैट इज द कंडीशन ऑफ इकोनॉमी ए। सेकेंड सिनेरियो देखते हैं इकोनॉमी बी का, जिसमें 15 लोग हैं। लेकिन 15 जो लोग हैं, इन 15 लोगों में से जो इनकम है वो इतनी अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि किसी के पास तो 10 रुपए हैं, किसी के पास 20 रुपए है और किसी के पास 100 रुपए है, ठीक है। यानी कि ऑन एन एवरेज उनके पास 500 रुपीज है। और यहाँ पे मतलब ऑन एन एवरेज उनके पास 50 रुपए है। और यहाँ पे ऑन एन एवरेज एक इंसान के पास कितने रुपीज है? 100 रुपए। यानी कि इकोनॉमी ए में लोगों की परचेजिंग पावर कितनी है? 100 रुपए। और इकोनॉमी बी में लोगों की परचेजिंग पावर कितनी है? 50 रुपए, ठीक है। अब जब 100 रुपए परचेजिंग पावर है तो यहाँ पे डिमांड ज्यादा होगी या यहाँ पे डिमांड ज्यादा? कॉमन सेंस वाली बात है। डिमांड की मैंने सबसे पहले डेफिनेशन आपको बताई थी। डिमांड की सबसे पहले डेफिनेशन ही यही थी कि मेरे पास परचेजिंग पावर होनी चाहिए, मेरे पास एबिलिटी होनी चाहिए, मेरे पास विलिंगनेस होनी चाहिए। जब मेरे पास यहाँ पे एबिलिटी ही 50 रुपए की है तो मैं ज्यादा डिमांड कर ही नहीं सकता ना। इसीलिए जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जैसे इकोनॉमी ए में बिल्कुल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, सबके पास 100 रुपए है, ठीक है। उसके बाद में तो डिमांड भी ज्यादा होगी, डिमांड ज्यादा होगी तो मार्केट डिमांड बढ़ेगा। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में मार्केट डिमांड ज्यादा होता है, पहली बात। दूसरा, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम क्या होता है कि जैसे हमारी इनकम बढ़ती है ना बेटा, इनकम बढ़ने के साथ साथ हम अपना जो खर्चा है वो कम करते हैं और सेविंग ज्यादा करते हैं। इसीलिए अनइक्वल जो इकोनॉमी होती है उसमें मार्केट डिमांड जो होती है वो कम होती है कंपैरेटिवली, ठीक है। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर बहुत ज्यादा रिच और पुअर हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो मार्केट डिमांड जो होगी वो कम होगी, ठीक है। अब इसके बाद में मैं जो बार बार आपको एक चीज बोल रही थी वो आई थिंक अब समझने का टाइम आ गया है। आपको एक चीज समझनी है बेटा, एंड दैट इज चेंज इन डिमांड वर्सेस चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। बच्चे पीएचडी करके निकल जाते हैं, उनको यही बेसिक से क्लियर नहीं होते। चेंजेस डिमांड वर्सेस चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। चेंज इन डिमांड का क्या मतलब है बेटा? यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड क्या है और डिमांड क्या है, हमको बेसिकली ये पता करना पड़ेगा। व्हाट इज डिमांड एंड व्हाट इज क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। तो बेसिकली व्हाट इज अ डिमांड? डिमांड कोई एक पर्टिकुलर क्वांटिटी नहीं है। डिमांड इज नॉट ए पर्टिकुलर क्वांटिटी, इट डिस्क्राइब्स द बिहेवियर ऑफ बायर एट एवरी पॉसिबल प्राइस। जब हम डिमांड की बात करते हैं तो हम किस चीज की बात करते हैं? जैसे कि मैंने बिल्कुल लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया कि इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट ह्यूमन बिहेवियर, हम ह्यूमन बिहेवियर की बात कर रहे हैं, ठीक है।
तो डिमांड कोई एक पर्टिकुलर क्वांटिटी नहीं है, रेदर ये हमें क्या बताता है, बिहेव, कि ह्यूमन कैसे बिहेव करेगा, किस मैटर पे ह्यूमन कैसे बिहेव करेगा। अगर प्राइस बढ़ते हैं तो उसकी डिमांड कम होगी, प्राइस कम होते हैं तो उसकी डिमांड ज्यादा होगी। बेसिकली क्या है कि कोई एक फिक्स्ड क्वांटिटी नहीं है, बल्कि प्राइस के साथ चेंज होती रहेगी। डिमांड इज नॉट अ फिक्स्ड क्वांटिटी, इट विल ऑलवेज चेंज विद द प्राइस, ठीक है। लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, व्हाट इज क्वांटिटी डिमांडेड, डिमांड क्लियर हो गया, पर्टिकुलर क्वांटिटी नहीं है, बिहेवियर है। नाउ व्हाट इज क्वांटिटी डिमांडेड, टेल मी, टेल मी, इतने सारे बच्चे हैं यहाँ पे, बताओ क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है। क्वांटिटी डिमांडेड वो एक स्पेसिफिक क्वांटिटी की जब हम बात करते हैं, स्पेसिफिक क्वांटिटी, मैंने यहाँ पे भी बोला वो क्वांटिटी नहीं है, ये एक स्पेसिफिक क्वांटिटी है जो कि एक स्पेसिफिक प्राइस के अगेंस्ट डिमांड की जा रही है। जैसे कि मैं अगर ऑरेंज लेने जाऊं तो अगर ऑरेंज 10 रुपए किलो है तो मैं 2 किलो लेकर आऊंगी। ये स्पेसिफिक क्वांटिटी 2 किलो ऑरेंज 10 रुपए किलो के हिसाब से स्पेसिफिक क्वांटिटी एंड स्पेसिफिक प्राइस, जब मैं बात करती हूँ एक, इट रेफर्स टू स्पेसिफिक क्वांटिटी दैट इज डिमांडेड अगेंस्ट अ स्पेसिफिक प्राइस, यानी कि एक ऐसी डिमांड जो केवल एक पर्टिकुलर प्राइस के रिस्पेक्ट में सेंस कर रही है, दैट इज नोन एज द क्वांटिटी डिमांडेड। इट इज नॉट द एक्चुअल क्वांटिटी परचेस्ड, इट इज द क्वांटिटी डिमांडेड। मैं ये डिमांड कर रही हूं, जरूरी नहीं है मैं इतना खरीद के लाऊं। अगर 10 रुपए किलो मेरा ऑरेंज बिक रहा है तो मैं 2 किलो क्वांटिटी डिमांडेड कर रही हूँ, मैं क्वांटिटी डिमांड कर रही हूँ, जरूरी नहीं है मैं 2 किलो खरीद के ही लाऊंगी। डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड में डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा। डिमांड बेसिकली बिहेवियर की बात करता है, किसी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी की बात नहीं करता है। लेकिन जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो एक पर्टिकुलर क्वांटिटी एट ए पर्टिकुलर प्राइस की बात करती है, ठीक है। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड वर्सेस चेंज इन डिमांड, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडेस लेक्चर गाइस। आई जस्ट होप कि आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब टू द चैनल। प्लीज सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि आई हैव सीन इन माय एनालिटिक्स कि आप लोग वीडियोस देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी वीडियो अपलोड करूँ वो जल्द से जल्द आपको मिले। आई हैव टारगेट ऑफ फिनिशिंग ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ इकोनॉमिक्स। Until next time, I see you again. Keep loving us. Thank you so much.